जिसके ऊपर 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में किसी के मर्डर करने के चार्जेस हैं, हाफ मर्डर करने के चार्जेस हैं, किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने के चार्ज हैं, किसी को रेप करने के चार्ज है, किसी को फॉल्स प्रॉमिस करने के चार्ज है। क्या सिर्फ एक आंदोलन का भाग बनने से वो सारे केसेस का इन्वेस्टिगेशन बंद कर देना चाहिए? इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट लगता है। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 129 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर है कि वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट, सिविल कंटेम्प्ट में 6 महीने की सजा है। अभी अमेरिका की एक लेखिका है, उनका कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का पूरा इतिहास मिटा दिया। कि जो प्रोटेस्टर है, जो फर्स्ट टाइम भी है, वो पहले अपना ये दिखाए कि वो नीट का पेपर दिया है या किसी तरह के स्टूडेंट है या कुछ सारी चीजें। एक एक आदमी को आइडेंटिफाई करके इनका ड्रॉजर बनाकर ऐसे लगना चाहिए और इस पर जब तक प्यूनिटिव कार्रवाई नहीं होगी ये लोग ऐसे ही संस्थाओं को मजाक उड़ाएंगे और अपना हिस्सा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ चिराग जैन। इस समय देश की राजधानी दिल्ली में खलबली मची है। जी बिल्कुल, आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था जो कि 50 दिनों बाद पूरा हुआ और सब अपने घर लौट गए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद कॉकरोच जो है वो दोबारा दिल्ली के जंतर मंतर आने की चेतावनी दे रहे हैं, सरकार को एक तरीके से धमकी दे रहे हैं। कारण क्या है वो हम जानेंगे। तमाम विषयों को लेकर के समय हम सुप्रीम कोर्ट के परिसर में है, तमाम वकील हमारे साथ है, बात करेंगे और जानेंगे कि कॉकरोच की जो चेतावनी आ रही है, जो धमकी आ रही है, उसको लेकर के उनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले आप सभी को बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अधिवक्ता विशाल सिंह चंदेल है। कल एक बड़ा फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन पर कोई भी एफआईआर ना हो और है तो वो वापस ले जाए। ये एक जो है स्टेटमेंट आई। लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी बोला कि जिसके खिलाफ पहले से कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है या फिर कोई क्राइम के कोई उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए, उनके ऊपर अगर एफआईआर लगे, प्रोटेस्ट में गए तो वो एफआईआर पर कोई भी वापसी ना हो और पुलिस की कार्यवाही पर भी रोक ना लगे। क्या ये बात सही है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कल ये मामला लगा हुआ था। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत इस मैटर को सुन रहे थे। ऑनरेबल जज ने 2-3 गाइडलाइन बहुत ही क्लियर कही हैं। पहला कि इन्वेस्टिगेशन इस मैटर में होना चाहिए कि कहाँ से फंड आया, कहाँ से पैसे आए और किन बातों की वजह से इतने प्रोटेस्ट को उग्र किया गया। दूसरा, ऑनरेबल कोर्ट का कहना था कि जितने भी माइनर हैं इस पूरे भी केस में, जो एक्चुअल में नीट के स्टूडेंट हों या फिर प्रोटेस्टर हों और 18 साल के नीचे की उम्र रखते हों, उनके ऊपर अगर कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट ना हो तो उनको छोड़ दिया जाए। तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑनरेबल कोर्ट का कहना था कि ऐसे लोग जिनके ऊपर पहले से ही आपराधिक मामले हैं उनको इन्वेस्टिगेशन का भाग बनाना चाहिए, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या एक्शन लिए हैं। और इसमें दिल्ली पुलिस का कहना था कि कम से कम 3000 लोग ऐसे आए थे जिनके ऊपर हाफ मर्डर के, रेप के, सेक्सुअल असॉल्ट के केस लगे हुए थे। और ऐसे लोग अगर इस प्रोटेस्ट में आकर जबरदस्ती प्रोटेस्ट को उग्र करना चाहते थे, किसी भी पुलिस वालों को पीटना चाहते थे या किसी महिला के साथ अभद्रता किए या किसी पत्रकार बंधु के साथ मारपीट किए, तो मेरा मानना है कि पूरा देश इसमें सहयोग करेगा कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर ये प्रोटेस्ट उग्र हो जाता और किसी बच्चे की जान चली जाती, किसी निर्दोष के साथ अगर कुछ गलत हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता, ये सभी सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं या फिर उसके लोग हैं उनसे पूछना चाहिए। और अब जो लोग कह रहे हैं कि फिर से धरना देंगे, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि नीट का री एग्जामिनेशन भी हो गया है, रिजल्ट भी आ चुका है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा भी दे दिया है। अब कोई लीगल ग्राउंड नहीं बचता है जिसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनका सहारा बने या सरकार उनकी चेतावनी को बहुत कड़े शब्दों में ले। मेरा मानना है कि अब अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसे तुरंत गिरफ्तारी करानी चाहिए, क्योंकि पूरे प्रोटेस्ट के दौरान 18 दिन जब तक सोनम वांगचुक जी वहां पे मौजूद थे तब तक तो बड़े शांति से प्रोटेस्ट चला, लेकिन जब वो नहीं थे तो एक तरह से देखा जा रहा था कि प्रोटेस्ट को कई धारा देने की कोशिश की जा रही थी और पूरे देश में उग्र आंदोलन करने की कोशिश की जा रही थी। एक मामला आप ये मान के चलिए कि अगर संसद की तरफ मार्च बढ़ता है और पुलिस ऐसे भीड़ को रोकने के लिए कोई बंदूक का उपयोग कर देती और उसमें किसी छात्र की जान चली जाती तो आज पूरे देश में क्या स्थिति होती। तो मेरा मानना है कि ऐसे केसेस में सभी को समझदारी से काम लेना चाहिए। एफआईआर उनके खिलाफ सिर्फ रहेगा, इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ सिर्फ होगा जिनके पहले से वो क्रिमिनल हैं और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अगर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं बनेगा तो उनके खिलाफ भी एफआईआर नहीं होगा। आपने कितनी बड़ी बात की, आपने बोला कि जो जिन पर पहले से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के चार्जेस लगे हुए हैं, जो भी उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, उन पर ही एफआईआर होगी।
पर सौरभ दास मानने को तैयार नहीं है। अभिजीत दीपके जो सीजेपी के फाउंडर है वो मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि इससे तो पुलिस को बल मिल गया कि उन पर जो एफआईआर जो है वो लिखी जा सकती है, आगे कार्रवाई हो सकती है, जो कि सरकार के वादे के खिलाफ है। और अगर ऐसा हुआ तो हम दोबारा प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर। देखिए, ऐसे सीजेपी के प्रोटेस्टरों से और प्रवक्ताओं से मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि नीट का जो पेपर लीक हुआ वो पूरे देश के छात्रों के लिए बहुत ही दुख की बात थी, लेकिन पंजाब में क्या उन्होंने ऐसे प्रोटेस्ट किए? क्या वो कर्नाटक में ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, केरल में ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या देश के अन्य हिस्सों में जहां भी पेपर लीक की बात आती है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां पर वो ये सब चीज़ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये देश विरोधी लोग हैं। मैं पूरी जनता से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिसके ऊपर 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में किसी के मर्डर करने के चार्जेस हैं, हाफ मर्डर करने के चार्जेस हैं, किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने के चार्ज हैं, किसी को रेप करने के चार्ज हैं, किसी को फॉल्स प्रॉमिस करने के चार्ज हैं, क्या सिर्फ एक आंदोलन का भाग बनने से वो सारे केसेस का इन्वेस्टिगेशन बंद कर देना चाहिए? मेरा मानना है कि कभी नहीं, क्योंकि अगर आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, जो कानून को मानते हैं, तो आप चाहेंगे कि ऐसे सोसाइटी में रहें जो भय मुक्त हो, जो कानून से चलता हो और जिसमें कोई डर ना हो। मैं नहीं चाहता कि आने वाले जनरेशन में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो इस प्रोटेस्ट के नाम पे, जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होना चाहिए था, उसमें उड़दंगई करे, किसी महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी करे, किसी पुरुष के साथ मारपीट करे, आम जनता के साथ ऐसा व्यवहार करे जो कि दूसरे देश में भी नहीं होता। तो ऐसे में सौरभ दास जी को ये पहले पता करना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन किसके ऊपर कराने के लिए कहा गया है। जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट रखते हैं, जिनके 5-6 ऑलरेडी आपराधिक मुकदमे हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उन्हीं के इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है। आप देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता, एक वकील के रूप में आप कार्य करते हैं सर, कैसे देखते हैं? लगता है कि कहीं ना कहीं जो कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके हो या स्पोक पर्सन सौरभ दास हो, वो देश की सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवहेलना कर रहे हैं, उसके खिलाफ जाकर कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात मानी गई तो हम प्रदर्शन कर देंगे। ऐसी चेतावनी, ऐसे धमकी, क्या कहें? दो बातों से मैं बहुत दुखी हूँ। पहला कि यही ऑनरेबल कोर्ट है जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता है, और आपके खिलाफ अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की बात कर रहा है तो आप खुले तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं। दूसरा, आप 21 स्टूडेंटों की मांग कर रहे थे कि उन्होंने सुसाइड किया है तो सरकार उन्हें एक्स ग्रेसिया पेमेंट दे, और उस पेमेंट की मांग करते करते आप 5 स्टार होटल में जाकर इसको पूरा सेलिब्रेट करते हैं। उन बच्चों के माता पिता से नहीं मिलने जाते जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, जिनके नाम पर आपने राजनीतिक रोटी सेक कर ये पूरा प्रोटेस्ट किया। तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा रूप है। जैसे अन्ना हजारे के समय अरविंद केजरीवाल अपने आप को नेता के रूप में स्थापित कर लिए, वैसे ही अरविंद केजरीवाल के समय में, सोनम वांगचुक जी के समय में सौरभ दास और अभिजीत दीपके अपने आप को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। इनका देश से कोई लगाव नहीं है, जुड़ाव नहीं है, ये पॉलिटिकल मोटिव लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब में ये इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है और ये सब लोग जानते हैं कि ये कभी नहीं बोलेंगे। उनके प्रवक्ता से जब पूछा जा रहा है कि आप पंजाब के लिए बोलिए तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। आप देखिए कि जिस तरीके के इन लोगों का व्यवहार है कि आपने एक रिजिग्नेशन स्वीकार करा लिया तो उन 21 बच्चों के लिए कोई संवेदनशीलता नहीं है जिन्होंने अपनी जान खोई। उनके परिवार से कोई बातचीत आपने नहीं की, उनके पेमेंट को आपने कहीं से एश्योरिटी नहीं कराया। 5 स्टार होटल में सबको ले जाकर पार्टी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं। क्या आपका आंदोलन सिर्फ यहीं तक था? क्या आपका आंदोलन सिर्फ देश की गतिरोध को, देश के विकास को रोकने तक का था? क्या आपका आंदोलन देश के लोकतंत्र पे, संवैधानिक मूल्यों पे खतरा पहुंचाने का था? तो उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। देश में तमाम ऐसे युवा हैं जो अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। कल ही का एक न्यूज आया कि 19 साल का एक अग्निवीर देश की रक्षा करते हुए अपना जान दे दिया। तो ऐसे भी देश में लोग हैं जो देश को, अपनी मातृभूमि को, अपनी भूमि को ही सब कुछ मानते हैं। तो वो अभिजीत दीपके है ना जो कह रहे थे कि हम गुंडेगर्दी के सपोर्ट नहीं करते, अगर हमारे प्रोटेस्ट में कोई हुड़दंगबाजी करता है उसका सपोर्ट नहीं करते। और आज जब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखे, वापस लेने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं तो पहले से ही बता रहा था कि ये इनके पीछे डबल स्टैंडर्ड की बात चल रही है, दोहरे चरित्र की बात चल रही है। आप देखिए कि जो प्रोटेस्ट शांति से चल रहा था वो प्रोटेस्ट को उग्र करने का काम अभिजीत दीपके ने किया। दूसरी बात, इनके प्रवक्ता कहते हैं कि 371 दिन तक तो हम कश्मीर में शांतिपूर्वक बैठे थे, क्या हो गया? इसका मतलब कि आप यह कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक बैठने से, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, हमको प्रोटेस्ट को उग्र करना पड़ेगा। और तीसरी बात, एक मीडिया बंधु ने अपने वीडियो कैमरा से रिकॉर्ड किया कि जो व्यक्ति, जो
जिसके ऊपर सबसे पहला लाठीचार्ज हुआ, उन्होंने खुद पेपर स्प्रे निकालकर पुलिस के चेहरे पर आंख में मारने की कोशिश की, उसके बाद ही पहले लाठी डंडा शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि अभिजीत दीपके का चेहरा बेनकाब हो गया है। वो पंजाब के लिए कुछ नहीं पूछ पा रहे हैं, वो देश के तमाम समस्याओं के लिए कुछ नहीं पूछ पा रहे हैं, वो उन 21 छात्रों की बात नहीं कर रहे हैं जिन्होंने सुसाइड करके जान कर दी। वो सिर्फ अपने पार्टी में परेशान हैं। उनके जो और भी प्रवक्ता थे बर्गर पिज्जा खाते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस दिन रिजिग्नेशन हुआ उस दिन अभिजीत दीपके 5 स्टार होटल में पूरी पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बता रहा हूं, अभी अमेरिका की एक लेखिका है, उनका कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का पूरा इतिहास मिटा दिया, और मुगल हमेशा से डिस्ट्रक्टर रहे हैं, ये सभी लोग जानते हैं। उनका जो एनसीईआरटी में सिलेबस भी है वो डिस्ट्रक्शन का ही है कि ये मंदिर तोड़ दिया, ये जगह लूट ली, यहाँ पे 17 बार अटैक किया। उस चीज़ को धर्मेंद्र प्रधान जी ने हटा दिया। उसी चीज़ को लेकर ये लोग एक पूरे मोटिव के साथ उनको पीछा कर रहे थे, और एक मौका मिलते ही इस तरह की घटना की जिसकी वजह से उनको रिजिग्नेशन देना पड़ा। देखिए, कोई व्यक्ति पद से बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से बड़ा होता है। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने एजुकेशन काल में अच्छे काम किए और आने वाले समय में भी अच्छा काम करेंगे। आपका क्या नाम है? जी, सूरज कुमार झा। सर, आप भी देखिए सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है, कैसे देखते हैं जब सुप्रीम कोर्ट का बयान आया कि जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं उन पर जो एफआईआर लिखी गई है वो वापसी नहीं होंगी, पुलिस उस पर कार्रवाई आगे करे, पर सीजेपी का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो हम दोबारा प्रदर्शन करेंगे, क्या कहेंगे? ये तो बहुत है, और ये प्रथम दृष्टया ही कोर्ट की अवमानना है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई चीज़ कह रहा है। और दूसरी बात, जो एफआरएस को जो वैन लगी थी दिल्ली पुलिस की, उसमें 7833 लोगों का जो है पूरा टीम वो निकला है जिसपे गंभीर अपराध है, डकैती के, मर्डर के, हाफ मर्डर यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप के 61 रेप के हैं, पॉक्सो के 6 हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऑफेंसे हैं जो उनको जो अपराधी डिटेक्ट हुए वहाँ पर, यानी इनके पुराने अपराधी थे सारी चीज़। ड्रॉजियर वाले भी 471 हैं उसमें, 2400 नए और ड्रॉजियर वाले 471 के करीब तो सर ऐसे जिन पर सीरियस चार्जेस। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ 2871 लोग जो है सीरियस चार्जेस में, 1873 71 जो भी है। तो मैं मानता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया है। और दूसरी बात, सरकार को भी इसमें कहना चाहिए, और मैंने देखा भी है कि नितिन गडकरी का भी बयान आया है कि जो प्रोटेस्टर है, जो फर्स्ट टाइम भी हैं, वो पहले अपना ये दिखाए कि वो नीट का पेपर दिया है या किसी तरह के स्टूडेंट है या कुछ सारी चीज़ें। ये आप मान के चलिए, जो बिल्कुल विशाल जी भी कह रहे थे कि ये पहले से सुनियोजित था वो करना, और ये नीट का पेपर एक उनको कहते हैं ना बहाना मिल गया, बहाना मिल करके फिर सारी चीज़ें की। अब ये कोर्ट को भी नहीं मान रहे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे, हाई कोर्ट को भी नहीं मान रहे, प्रोटेस्ट करेंगे। एक तरफ दीपके कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट को समर्थन नहीं कर रहे हैं, जो दूसरी तरफ जो अपराधी को आइडेंटिफाई किया गया एनएसए। दूसरी बात, दिल्ली के अंतर्गत 17 जुलाई से 13 अक्टूबर तक एनएसए लगा, यानी किसी को प्रिवेंटिव मेजर्स पे भी उठाया जा सकता है। उसको लेकर के भी ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम धरना देंगे सारा कुछ। आइए धरना दीजिए। इस बार दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी में है, और मैं मानता हूँ दिल्ली पुलिस को जितने भी अभिजीत दीपके, सौरभ दास, रांका, जितने लोग हैं आइडेंटिफाई करके सबको एनएसए के अंतर्गत उनको अंदर करिए, क्योंकि जब तक प्यूनिटिव एक्शन दिल्ली पुलिस नहीं लेगी तब तक ये मामला ठीक नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिकरण है पूरा का पूरा। अच्छा सर, देखिए इस प्रदर्शन में युवाओं की आड़ में जो भेड़िए घुसे थे उन भेड़ियों के खिलाफ एफआईआर लिखी हुई है, फिर आखिर अभिजीत दीपके उन्हें बचाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? सीजेपी के लोग उन्हें बचाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? क्या मानसिकता दिखा रहे हैं? बिल्कुल मानसिकता देखिए, पूरे अगर आप घटनाक्रम को देखें, जंतर मंतर पे धरना देने में जितने भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, वो जितने पत्रकार हैं, वो जो भारत को अपना हिस्सा नहीं मानती हैं, वो सारे लोग आए, रामचंद्र शेखर रावण आए। ये पूरा सबको, विपक्ष को कोई ढंग का मौका नहीं मिल रहा था सरकार को घेरने का। और किसी तरीके से आपको बताओ, जैसे नेपाल में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में सरकारें गिर रही हैं, जेनजी आंदोलन कर रहे हैं, तो जेनजी को भड़काने का काम इन्होंने सारा किया। और जिस मुद्दे को लेकर आए थे, नीट का पेपर तो दोबारा सफलतापूर्वक हो गई। नीट के बच्चे को अगर आप एड्रेस करें तो उसके बच्चे को बुलाइए, उनके गार्जियन को बुलाइए। यहाँ नेता हो रहा है, यहाँ आप देखेंगे तो सारे विपक्ष नेता, प्रिया सरोज आ रही सांसद जो आ रही हैं, फिर वो शोभा आजमी आ जा रही हैं, बहुत सारी लेखिका जो है, कुमणाल कामड़ा आ जा रहा है जो इतना बयान दे रहा है कि सीता के पति नीता के पति का काम कर, बहुत सारा मजाक, धार्मिक मजाक। तो ये समझिए ये आम आदमी पार्टी का प्लान भी था और कांग्रेस का प्लान भी था, इसलिए राहुल गांधी सब गए। आप सरकार से पूछिए, मैं तो कहता हूँ मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र का, लेकिन तरीके से पूछिए। इस तरीके से एक जगह पर धरना दे देना, रोड जाम करवा देना, सारी चीज़ मैं मानता हूँ गलत है, और ये इनकी प्री प्लानिंग थी। सुप्रीम कोर्ट की उस बात को तो इन्होंने स्पष्ट नहीं किया जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो शांतिपूर्वक आंदोलन करे, और सिर्फ वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं इसलिए लाठीचार्ज हो जाए तो वो भी नहीं होने चाहिए, और ऐसा अगर हुआ है तो कार्रवाई भी होगी। उस बात को तो इन्होंने नहीं देखा। यही तो मैं देख रहा हूँ कि संस्थागत ढांचा पर ये प्रहार कर रहे हैं। पहले इन्होंने विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन पर प्रहार करना शुरू
शुरू किया कि इलेक्शन कमीशन चोर है, सरकार के कठपुतली, ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेस सब कुछ है, संविधान खतरे में है, लाल वाली किताब संविधान को लेकर के पूरे भारत घूमे, भारत जोड़ो यात्रा किया, फिर अब सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इस बार मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली पुलिस बहुत एक्टिव है, सारी चीज़ों के एक चीज़ को हो रहा है। मैं मानता हूँ जितने हैं एक एक आदमी को आइडेंटिफाई करके इनका ड्रॉजर बनाकर एनआईए लगना चाहिए और इस पर जब तक प्यूनिटिव कार्रवाई नहीं होगी ये लोग ऐसे ही संस्थाओं को मजाक उड़ाएंगे और अपना हिस्सा देंगे। जितने बच्चे का देखिए तो सारा जो फंडिंग हुई है, बहुत सारी फंडिंग मिडिल ईस्ट से हुई है, पता नहीं कौन कितना फंडिंग किया। विदेशी फंडिंग हुई। FCRA का भी जांच होनी चाहिए, एक आदमी के अकाउंट, और जो जितने अब दीप के और इनके दूर दूर तक रिलेटिव का एक फंडिंग का चेक करिए, एक ट्रांजेक्शन के क्या क्या ट्रांजेक्शन आए, वो ट्रांजेक्शन कहाँ का यूज हुआ। अब एक जुनैद का नाम एक लड़के को देख लीजिए, वो खिला रहा है, वो छोटा सा मोबाइल, वो खुद कह रहा है मोबाइल चलाते हैं, एक आदमी इतना खर्चा कर ही नहीं सकता। अब उसके घर वाले की अगर जांच हो रही है, आय की जांच हो रही है, तो लोग कह रहे जी उसको टारगेट करें, क्यों नहीं टारगेट करें? आप इनकम से अधिक अगर खर्चा करा रहे हैं, देखिए यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का मसला ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि वो मुस्लिम इसलिए टारगेट, बिल्कुल टारगेट नहीं करे, कोई हिंदू भी करता तो भी जांच होती कि भाई आय तो बताओगे, कोई फंडिंग तो नहीं है, कोई हवाला का पैसा तो नहीं पहुंचा आपको। अगर मोबाइल की दुकान हम करें, अगर आपका बड़ा शोरूम भी है तो भी आप 12 लाख रुपए पर डे का अफोर्ड कर ही नहीं सकते, और ये आप 33 दिन खिलाए हो। तो ये मैं मानता हूँ कि इस पर भी जांच होनी चाहिए, और जो जो अपराधी है, जो देश विरोधी ताकतें के साथ जुड़ करके देश को अखंडता अस्मिता को तोड़ने का प्रयास कर रही है, मैं उस पर चाहता हूँ कि कई सजा मिले, एनआईए लगे, उनको अंदर करें, उनका इंट्रोगेशन करके डिस्क्लोजर लेके क्या क्या फंडिंग कहाँ से आई और उस फंडिंग को कॉन्फिस्केट किया जाए और उनके पूरी संपत्ति को जब्त किया जाए। जब तक कि प्यूनिटिव कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये इस तरह के दिमाग लोग ऐसे ही समय समय पर देश के अखंडता को तोड़ने का प्रयास करेंगे। सर लास्ट वन, कोई अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना करता है या अवहेलना करता है तो क्या उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई होती है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंगली कई लोग, इवन कि बहुत सारे उसमें जजमेंट है, अरुंधति रॉय का जजमेंट है, JR वसुंधरा का जजमेंट है, फिर अनुआ मलाई का जजमेंट है, बहुत सारी जजमेंट। इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट लगता है। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 129 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर है कि वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट, सिविल कंटेम्प्ट में 6 महीने की सजा है और 2000 रुपये का जुर्माना है। मैं मानता हूँ इस सजा को भी संसद को अभी मानसून सत्र चल ही रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्योंकि सेंट्रल लेजिस्लेशन है, पार्लियामेंट कमेंट करने पावर है, इस पावर में सजा जो बढ़ाया जाए और जो जुर्माना है वो भी बढ़ाया जाए, क्योंकि 6 महीने और 2000 बहुत कम जुर्माना है आज के टाइम, क्योंकि 71 का कानून है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का। आज 2026 के हिसाब से देखें तो इसकी सज़ा कम से कम जो है 10 साल होनी चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, और जो जुर्माना है वो कम से कम जो है 10 लाख 15 लाख होना चाहिए। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक चीज़ें गड़बड़ होंगी।